नो जी, इक्विलिब्रियम क्या, इसको उर्दू में कहते हैं तवाजुन। क्या कहते हैं? तवाजुन। न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस, न्यूटन का पहला कानून हरकत जो है वो मैं क्या बताता, टेल्स अस दैट ए बॉडी कंटिन्यूज, लॉ आप सबको याद है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इफ नो नेट फोर्स और नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ऐसा ही है, और इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल विल रिमेन ऑन द टेबल। और जैसे अक्सर बच्चों को घर में मार पड़ती है अम्मी से कि मैंने नेल कटर जो है वो टेबल पे रखा था तो टेबल से क्यों नहीं मिला। अम्मी को पता कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है, तो आप कहते मुझे नहीं पता, तो जवाब क्या मिलता है, क्या उसको टांगे लगी हुई थी, खुद चल के चला गया, आपको पता होता नहीं, खुद तो नहीं चल सकता, चलाने वाली टांगे तो मेरी थी। तो फिर जवाब क्या मिलता है, अब इन टांगों को तोड़ दिया जाना चाहिए, तेरी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तूने फोर्स क्यों लगाई, तूने मूव क्यों करवाया, तूने एक्सेलरेशन क्यों पैदा किया। अगर इस तरह की बेइज्जती हो तो मजा नहीं आएगा, फिजिक्स आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां कुछ और ही मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल और ए पिक्चर हैंगिंग ऑन ए वॉल, एक किताब जो टेबल पे पड़ी हो या एक पिक्चर जो दीवार के साथ लटक रही हो, और एट रेस्ट, वो दोनों किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, एंड दे विल रिमेन एट रेस्ट। हजारों साल पिक्चर लटकती रहेगी, किसी ने छेड़, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, रेस्ट रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। The weight of the book acting downward is balanced by the upward reaction of the table। ऐसा ही है, ये तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ लिया था। Consider a log of wood of weight capital W supported by a rope, या supported by A नहीं, supported by two ropes। सुन रहे हो? कहते हैं गौर करें जरा एक शहतीर पर, ये लठ देख रहे हो, लकड़ी का देख रहे हो, तो ये लटका हुआ है किससे, इसका वजन W है। अब वजन का अमल कर रहा है सीधा नीचे की सिम्त में, और रस्सियां उसको किधर को पुल कर रही हैं, ऊपर की सिम्त में। अगर इस रस्सी में टेंशन T1 हो, इसमें टेंशन T2 हो, सुन रहे हो, तो दोनों टेंशन का सम वेट के बराबर आएगा, T1 प्लस T2 इक्वल W आएगा। बैलेंस कर रहे हैं ना उसको, तो तीन फोर्सेस अमल कर रही है यहाँ पे। So as shown in the figure, here the weight W is balanced by the two forces T1 and T2 या F1 and F2 pulling the log upward। In case of objects moving with uniform, अब देखें यहाँ पे रोटेशन नहीं पैदा होगी, और अगर एक रस्सी टूट जाए तो ये सारी लॉग किसके लिए रोटेट करेगी, दूसरे की, ये रोटेट करेगी, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से, वेट की वजह से, ये मूव करेगी और रोटेट करते करते बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि फिर जो फोर्स होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होना शुरू हो जाएगी। जब जैसे ही फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में हो जाए या उसके अपोजिट हो जाए तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तो वेट W कहां गया जी? हाँ, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। इस बात को समझियो, इस बात को समझियो। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस बात को समझियो, इस बात पे गौर करो। ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो when a body or an object is moving with uniform velocity, the resultant force acting on them is zero। ऐसा ही है, जो नेट फोर्स बॉडी पे लग रही होती है, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स अमल, एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। नहीं समझ आया? A car moving with uniform velocity on a leveled road and an aeroplane flying in the air with uniform velocity are the examples of bodies in equilibrium। अब इस बात को गौर से समझो। लेवल्ड रोड, कार ऊपर नीचे नहीं होगी, खड्डे नहीं होंगे, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो इक्विलिब्रियम। एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इक्विलिब्रियम में। एक पैराशूटर देखा, पैराट्रूफर के जरिए से नीचे आ रहा होता है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ना बढ़ती है ना घटती है। तो वो ऑब्जेक्ट याद रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर बॉडी रेस्ट पे भी है तो तब भी नेट फोर्स क्या है, जीरो।
अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो तब भी उस पर नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। समझ आया? उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो, याद रखिएगा, उस पर नेट फोर्स जीरो होती है। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो हम ऐसी बॉडी को कहते हैं बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो वो मूव नहीं कर रही होगी ना, ऐसी बात नहीं है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगी। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी तो नेट फोर्स जीरो हो सकती है, जैसे पैराट्रूफर की मैं बात कर रहा हूं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऐसी बॉडी जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, चाहे वो रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन जीरो है। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पे होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। समझ आ गया? ए बॉडी इज सेड टू बी इन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी इक्विलिब्रियम में होते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक जिस्म को कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में है, एक जिस्म को समझा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में, इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। नहीं समझा? That state of a body in which net force acting on the body is zero or the acceleration in the body is zero. एक सर्कल में मूव करती हुई बॉडी इक्विलिब्रियम में, सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हुई बॉडी इक्विलिब्रियम में। बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कल में मूव करती है तो जनाब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके ऊपर मुसलसल एक फोर्स अमल कर रही है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जैसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होगी तब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्पीड भी यूनिफॉर्म हो और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। यस कम इन। किसी को इशू? अच्छा, सो ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम thus remains at rest or moves with uniform velocity. वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और सर्कल में तो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज होती है, कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है। अल्लाह वाला मुसलसल फोर्स लगती है, मुसलसल। So if no net force acts on the body, then the body is said to be in the state of equilibrium. The state of a body in which a net force acting on the body is zero, or the net force acting on the body is zero, or the resultant force acting on the body is zero, or the acceleration of body is zero. The state of body in which no net force acts on the body is called equilibrium. Note क्या? First law of Newton describes the state of equilibrium. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बॉडीज एट रेस्ट को डिस्कस करता है और दूसरा हिस्सा बॉडीज इन मोशन को डिस्कस करता है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में एक्सेलरेशन जीरो होता है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। जी, स्टेट ऑफ ए बॉडी इन विच नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिस्क्राइब्स द इक्विलिब्रियम स्टेट्स। इट इज एप्लीकेबल ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट्स। वो कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट उस वक्त तक डिस्टर्ब नहीं होती जब तक बॉडी पे नेट फोर्स अमल नहीं करती। इक्विलिब्रियम इज बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। बैलेंस कब डिस्टर्ब होगा? जब नेट फोर्स लगेगी, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, जब रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर इंप्रेस्ड कर दी जाएगी और वो बॉडी को कंपेल करेगी कि बॉडी एक्सेलरेट करे। जब जब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा तब तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब बॉडी रेस्ट पे हो, एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी इक्विलिब्रियम में। बॉडी मोशन में हो, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ना डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना वेलोसिटी का। लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत पता की बातें बांध बांध कर मार रहा हूं। लीनियर एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वेलोसिटी का।
वेलोसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है। ये तीनों जीरो हो जाएं, ना नेगेटिव हो, ना पॉजिटिव हो, और ना सेंट्रीपिटल हो, तो देन वी विल, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये ना डायरेक्शन चेंज होगी, ना वेलोसिटी चेंज, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब ये ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो एक मूविंग बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। वेलोसिटी चेंज नहीं होती उसकी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज द बुक is in the state of rest or at the state of rest. A picture hanging on a wall is also an example of the state of equilibrium. A car moving on a leveled road with uniform velocity, on a leveled straight road with uniform velocity, is in the state of equilibrium. An aeroplane flying in a straight line with uniform velocity or uniform motion is also in the state of equilibrium. A paratrooper falling with uniform velocity is also in the state of equilibrium. ठीक है, the paratrooper is moving, but the velocity of the paratrooper is not increasing or decreasing. He is moving with uniform velocity. Train moving with uniform velocity in a straight line. Issue. Conditions for equilibrium. जनाब वाली conditions आपको पता है, या तो बॉडी ट्रांसलेट करती है या रोटेट करती है। अभी तक दो ही मोशंस पे हमने ज्यादा डिस्कशन की है, नहीं समझ, वाइब्रेटरी मोशन को हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जनाब अली याद रखिएगा, और से सुन लीजिए, सुन रहे हो? इक्विलिब्रियम की अब दो कंडीशंस हैं। एक बॉडी रेस्ट पे है, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर रही, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, उस पे एक फोर्स यूं लगी, दूसरी फोर्स यूं लगी, कपल है ना, तो ये क्या कर देगा, क्या प्रोड्यूस करेगा कपल, क्या पैदा करेगा कपल, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और वो टॉर्क किसके बराबर होगा, वन ऑफ द फोर्स टाइम्स द कपल मल्टीप्लाई द कपल आर्म, इन दोनों फोर्सेस के दरम्यान में जो, अच्छा एक मिनट मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि यहां पे कपल आर्म की लेंथ क्या होगी, बताइए जरा। The distance between two forces, between the lines of action of two forces, ठीक है, between lines of action of two forces of couple is called, अब बाय डेफिनेशन ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। अब चेक करें इसके दरम्यान में एंगल 90 डिग्री है, नहीं, तो फिर कैसे निकालोगे, इसको थोड़ा आगे ले जाओ, यूं इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, यहां पे एंगल 90 डिग्री, यहां पे भी एंगल, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तब ये कह दें कि ये यहां पे एक पॉइंट ये ले लें, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, ठीक है, जहां से मर्जी इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस आप निकाल लें, ये वाला डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो है, दिस इज कॉल्ड द कपल आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ कपल इज द कपल आर्म। इशू। सो कंडीशंस क्या है जी, अगर बॉडी रेस्ट पे है और उस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो उन फोर्सेस की वजह से हो सकता है बॉडी ट्रांसलेट ना करे। बॉडी ट्रांसलेट तो नहीं कर रही, लेकिन बॉडी क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे, ऐसे लगेंगे ना लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो बॉडी रोटेट करेगी। तो यार बॉडी ट्रांसलेट तो नहीं कर रही, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव तो नहीं कर रही, तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बॉडी का रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, बॉडी अब भी रोटेट कर रही है विद सम एक्सेलरेशन।
क्लियर हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये कहता है बॉडी बैलेंस तब होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी, आप समझ आया, जब उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो जाए। नेट टॉर्क जीरो होगा तो रोटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्या और करना पड़ेगा हमें, एक फोर्स इसके सामने और इसके जो इनको बैलेंस करती है। अब रोटेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द अबव एग्जांपल्स वी सी दैट a body at rest or in uniform motion is in equilibrium। हमने देखा ना, बॉडी रेस्ट पे होगी तो नेट फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो नहीं। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, बॉडी मोशन में हो या रेस्ट पे हो, नेट फोर्स जीरो होगी तो बॉडी किस में होगी। फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। अब एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, उसको कुछ बातों को पूरा करना पड़ेगा, सर्टेन कंडीशन, कुछ मखसूस शर्तों पर पूरा उतरना पड़ेगा, जरूर पूरा उतरना पड़ेगा। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट, ये स्टेट्स दैट the net force acting on a body must be zero। इसको मैथमेटिकली हम यूं लिखेंगे बस, समेशन एफ इज जीरो, गो, समेशन एफ इज जीरो, समेशन एफ इज जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या, समेशन टॉ इज जीरो, वो सेकंड कंडीशन है। रोटेशनल फोर्स भी जीरो होनी चाहिए और लीनियर फोर्स भी जीरो होनी चाहिए। The first condition for equilibrium is that the net force acting on the body is zero, or a body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all forces, if the sum of all forces acting on it is zero। Let n is a number, n कोई नंबर है, n number of forces, n की तादाद में फोर्सेस अमल कर रही हैं, जैसे F1, F2, F3, Fn आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn इज इक्वल टू जीरो। तमाम फोर्सेस का नेट क्या आ गया, इसको यूं लिखते हैं, गौर से सुनना, कहां से शुरू किया, 1 से कहां तक, n तक, सम, ये सम, इसे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम of forces Fi, where I starts from 1 to n. n is a natural number. Natural number क्या, 1 2 3 4 and so on। क्लियर हुआ? ये इस एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। क्या कहा, अगर ये चीज लिखी है F1 प्लस F2 प्लस कहां तक, अब ये ज्यादा लिखना पड़ता है ना, आपके सम ऑफ ऑल, सबस्क्रिप्ट में क्या, 1 आई क्या, इट इज ए नंबर दैट वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इसका मतलब क्या, F1 प्लस F2, ये सम है। आप समझ आए कि 1 से लेके n तक फोर्सेस का सम, और उसको अगर खोलेंगे तो ये बनेगा Fn तक, और ये क्या, जीरो। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, समेशन Fi वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to is जीरो, फर्स्ट कंडीशन। नहीं समझे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ओके, नहीं समझ आया? अब मुझे एक बात बताइए, जो फोर्स होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, होते नहीं होते? जैसे एक फोर्स है वो थीटा एंगल बना रही है, तो एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस एक कंडीशन को आप तोड़ सकते हैं, कैसे, कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी। आप इस एक कंडीशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म की जुबान में भी अभी लिखने का अंदाज। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट द नेट फोर्स, द टोटल फोर्स, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस
acting on a body must be zero. The sum of all forces acting on the body along x-axis must be zero, and the sum of all forces acting on the body along y-axis must be zero. Both force zero तो दोनों components भी zero. नहीं समझियो या नहीं समझे? नहीं समझे तो दोबारा पूछ सकते हो मुझसे, otherwise I will go ahead. Clear? The first condition for equilibrium is that the net force acting on a body is zero. A body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all forces acting on the body is zero. So let n number of forces F1, F2, F3 up to Fn are acting on the body such that कि उन तमाम का सम क्या आ गया? Where this sigma, this symbol sigma is a Greek letter called sigma used for summation. Summation का मतलब for taking the sum, for summing. ठीक है? Equation is, ठीक है? Is called this equation. कौन सी equation? This equation. ये वाली equation is called the first condition of equilibrium. आप इस equation को first condition कह सकते हैं. आप ये कहते हैं ना first condition of equilibrium states that, बस ये लिख दें. Nothing more than this. अगर ये और इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? This means, इस सिंबल का मतलब है this implies that we conclude from this statement that its x component and its y component are also zero because the force is zero, so therefore its both components are also zero. Problem. The first condition for equilibrium can also be stated in terms of x and y components and the forces acting on the bodies. अब आपकी फर्स्ट फोर्स का F1x कंपोनेंट होगा नहीं होगा, सेकंड का F2x होगा नहीं होगा, Fn तक होगा नहीं होगा, तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट्स का सम जीरो होना चाहिए, तमाम फोर्सेस के y कंपोनेंट्स का सम जीरो होना चाहिए. कैन वी राइट इट लाइक दिस? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. समझ आया या नहीं आया? लेक्चर क्लोज करूं या आगे चलूं? नो द examples. A book lying on a table or a picture hanging on a wall or at rest, thus satisfying the first condition of equilibrium. है या नहीं? Equilibrium की पहली कंडीशन को फुलफिल करती है. कैसे? गौर से सुने. अब अगर मैं इसको क्या ले लूं? Y एक्सिस. सुन रहे हो? और इसको क्या ले लूं? अब ये टेंशन भी थीटा बना रही है, ये भी बना रही नहीं बना रही? इसका भी एक एक्स कंपोनेंट आएगा और इसका भी एक एक्स कंपोनेंट आएगा. ये दोनों टेंशन है. इसे T1 क्या देते हैं, इसे T2 क्या देते हैं. समझे हो या नहीं समझे? तो क्या आना चाहिए? T1x और T, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? अब T1y और T2y. समझ आया नहीं है? इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए? और तीसरी चीज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे एक फोर्स आ रही है, वेट. तो y एक्सिस के सिम पे कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? T1y, T2y प्लस W. आंसर जीरो आना चाहिए. क्लियर हुआ? अब ये देखिए T1x और T2x एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे. तो सम ऑफ T1x प्लस T2x मस्ट बी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है. Sum of all forces acting along y-axis is equal to zero. Sum of all forces acting along x-axis must be zero. और ये हमारे लिए ज्यादा आसान होता है. Issue. A paratrooper coming down with the terminal velocity को तो constant velocity, uniform velocity. ये वो velocity होती है जिसपे इस paratrooper का weight और ये जो ऊपर की तरफ क्या होती है, ये जो पैराशूट इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसके ऊपर होती है वो और जो इसका वेट है दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर. समझ आया? अपवर्ड जो इस पे फोर्स लग रही होती है बिकॉज ऑफ द पैराशूट, ये वाली फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो है दोनों क्या आ जाए? इस पैराशूटर के ऊपर जो हवा की रेजिस्टेंस है और जो इसका वेट है
जिस वेलोसिटी पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे उस कांस्टेंट उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती नहीं, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो पैराट्रूफर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी, द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, चेंज नहीं हो रही। क्लियर है? तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी किसमें हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। ए साइक्लिस्ट पुशेस द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल, दिस फॉर्म्स ए कपल। ऐसा ही है? नहीं बनता कपल? बनता है। दिस फॉर्म्स ए कपल दैट एक्ट्स ऑन द पेडल्स, द पेडल्स कॉज द क्या जी? टुथिड व्हील। ये टुथिड व्हील क्या होते हैं? ये गरारी, ये व्हील जो है ना, इसके ऊपर टुथ्स होते हैं नहीं होते? टीथ होते हैं, सॉरी टुथ नहीं, टुथ की जमा टीथ होता है ना, तो ये जो इसके टीथ होते हैं ये टुथिड, मतलब ये दंदेदार, जो इसके दंदे होते हैं। टुथिड व्हील टू टर्न, ये उसके अंदर क्या पैदा कर देते हैं? घुमाव पैदा कर देते हैं, ठीक है। टू टर्न द रेयर व्हील ऑफ द बाइसाइकिल टू रोटेट, तो ये उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वो फिर पीछे वाले साइकिल के व्हील को घुमाता है। मसाला किसी को? आगे चलू। सिमिलरली ए पिक्चर हैंगिंग विद ए वॉल is also in the state of equilibrium, and here a couple is producing the torque. So a paratrooper coming down with the terminal velocity, the constant velocity, also satisfies the first condition for equilibrium and is thus in equilibrium. A block of weight 10 Newton is hanging through a cord as shown in the figure 4.29. Find the tension in the cord. आपने क्या करना है? रस्सी में टेंशन मालूम करनी है। किस रस्सी में? इस रस्सी में, ठीक है। समझ आया नहीं यार? तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमने के अंदर सम ऑफ, अब इस पे पहली कंडीशन लगाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन एक्स एक्सिस मस्ट बी 0 एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन वाई एक्सिस मस्ट बी, ये दो कंडीशनें लगेंगी। तो पहले वेट ऑफ ब्लॉक 10 न्यूटन, अब टेंशन फाइंड करनी है। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, तो वेट लिख लिया, डाटा लिख लिया, डाटा, ठीक है। वेट कितना आ गया? 10 न्यूटन। टेंशन फाइंड करनी है, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या? सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही इस पे, एंड देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो जो ऊपर की सिम्प में होंगी वो पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे की सिम्प में होंगी वो सम लेंगे ना। तो T1 प्लस माइनस W इज इक्वल टू 0, W इधर जाएगा, T इज इक्वल टू W आ जाएगा, W इज 10 न्यूटन, so therefore tension is second condition for equilibrium. Now analyze these two situations, the situation A and the situation B. क्या कह रहे हैं? जो यहाँ पढ़ते हैं फिर सारी बात इसके मुतालिक ही होगी। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर, यकीनी नहीं बनाती। समझ आया? फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट, वो इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाती दैट ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वो इस बात की गारंटी नहीं देती, पुख्तगी नहीं देती, इस बात की क्या कहते हैं उसको, यकीन दहानी नहीं कराती कि वो बॉडी किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। अब आप कहेंगे वो कैसे जी? देखिए फर्स्ट कंडीशन अगर नहीं देती अश्योरिटी या इंश्योर नहीं करती, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है वो इंश्योर नहीं कर रही, वो इस बात को यकीनी नहीं बना रही कि एक बॉडी जो है वो किसमें है, फिर कोई कमी तो होगी ना। वो कमी क्या है? ये बता रहे हैं। दिस इज क्लियर, ये बात वाज़ेह है फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल, मिन दर्जदार मिसाल से। कंसीडर a body pulled by two forces F1 and F2 as shown in the figure number 4.30a. इधर आ रहा है? इस शक्ल को देखो, इसको इसको
चलो आगे। अच्छा गौर से सुनो, द टू फोर्सेस आर इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या, लाइन ऑफ एक्शन क्या, सेम है, ये लिखा है। The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line, hence their resultant will be, must be zero. According to first condition of equilibrium, the body will be in equilibrium. Net force zero हो गई. Now, shifting the location of the forces, इनके अमल करने की जो लोकेशन है उसको जरा इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब समझ आया? नहीं आया? इसको थोड़ा पीछे उड़ा दो ना, एक्सियल रोटेशन के बिल्कुल सामने ले आओ, इसको थोड़ा पीछे उड़ा के यहाँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका मूवमेंट आर्म हो, ये कपल बन जाएगा, ठीक है? सो शिफ्टिंग, the location of the forces as shown in the figure number 4.30b. In this situation, the body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is still satisfied. अभी तो नेट जीरो ही आएगा ना, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जब हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे तो नेट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। लेकिन जनाब यहां पर ये रोटेशन कॉज कर रही, बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन तो जीरो हो जाएगी, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो जीरो, बॉडी यहां पर ही रहेगी लेकिन रोटेट करना शुरू कर देगी। बॉडी में कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा? रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो बॉडी ने एक्सेलरेट तो किया, चाहे रोटेशनल ही किया, मोशन है वो भी, सुन रहे हो? तो इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा मजे की बात बता दूं, अब बॉडी अगर यहां पर रोटेट कर रही है तो मेरे लिहाज से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, रोटेट कर रही है, एक ही पॉइंट पे, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है मेरे लिहाज से। व्हाई नॉट? इसके अंदर पार्टिकल को चेक करो, ये पहले मेरे लिहाज से कहां पे था? यहां पे था, अब कहां चला जाएगा? जब वो रोटेट करेगा तो मेरे लिहाज से पोजीशन चेंज हो रही है। हाँ, ट्रांसलेट नहीं कर रही, ट्रांसलेट नहीं कर रही कि इस जगह को छोड़कर आगे नहीं जा रही, बट वहां पे इसकी पार्टिकल्स की पोजीशन क्या हो रही है? तो ये रोटेशनल मोशन है, ये आपको पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड। इट, अब देखें बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? पहली कंडीशन पूरी हो रही है। इट इज बिकॉज द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट। बॉडी में घूमने का रुझान पाया जाता है, वो घूमने की कोशिश कर रही है, उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन पाया जा रहा है। दिस सिचुएशन डिमांड्स, ये सिचुएशन क्या करती है? डिमांड करती है। क्या मतलब है डिमांड करने? आपसे तकाजा करती है, आपसे मांगती है। क्या मांगती है? अनदर कंडीशन, एक दूसरी शर्त, for the equilibrium in addition to the first condition for equilibrium, and this is called second condition for equilibrium. According to this second condition for equilibrium, a body satisfies second condition for equilibrium when, कब? बोलिए। हाँ जी, when the resultant torque acting on it is zero, when sigma tau is zero, tau net is zero. The second condition for equilibrium is that the resultant torque acting on the body is zero, या clockwise torque is equal to anti-clockwise torque, या the principle of movement is the second condition for equilibrium. Newton's first law of motion is the first condition and the principle of movements in the second condition for the equilibrium. किसी को mathematically we can write it like this: summation tau is equal to 0 or, clear हो गया? A ladder leaning at a wall as shown in the figure 4.31 is in equilibrium. How? ये देख रहे हो? ये कैसे इक्विलिब्रियम? बताइए।
ये कैसे इक्विलिब्रियम में है? यहां पे लैडर पे किस सिम्प में फोर्स लग रही है? दीवार इस पर ऊपर किस सिम्प में फोर्स लगा रही है? इसके सीजी पे इसका जो वेट है वो किधर को फोर्स लगाएगा? जहां पे दीवार के नीचे जमीन के साथ ये लगी हुई है, यहां से इसके ऊपर किस सिम्प में फोर्स लग रही है? ऊपर किस सिम्प में फोर्स लग रही है? समझो या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब आप बच्चे इन तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स निकालेंगे और वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम है? A ladder leaning at a wall as shown in the figure is in equilibrium because the sum of all torques acting on the ladder is 0 and the sum of all forces acting on the ladder is, so therefore it is in the state of equilibrium। ना ये रोटेट कर रही है ना ये ट्रांसलेट कर रही है। क्लियर हुआ? The weight of the ladder in the figure 4.31 produces an anti-clockwise, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा, प्रोड्यूसेस एन, किस पॉइंट के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बताओ? इसके गिर्द या इसके गिर्द? अगर मैं रोटेशन इसके गिर्द ले लूं और के दीवार गिरा दूं तो वेट सीरी को कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन इसके गिर्द लूं तो फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, the wall pushes the ladder at its top and thus produces a clockwise torque। अब ये जो वॉल है ये कौन सा पता कर रही है? क्लॉकवाइज। नहीं समझे मेरी बात? अगर फॉर एग्जांपल ये वॉल जो है ये ऊपर उठना शुरू कर दे, इसकी क्या कोशिश है कि सीढ़ी किधर को घूमे? ऊपर की तरफ। मतलब आप समझ आया नहीं है? अबाउट व्हाट? अबाउट इट्स बेस। सारा टॉर्क इस बेस के गिर चेक किया जाएगा। The wall pushes the ladder at its top and thus produces the anti-clockwise torque. Does the ladder satisfy the second condition for equilibrium? तो जवाब क्या? Yes। ठीक है, कैसे? The torque produced by the weight of the ladder, that is the anti-clockwise torque in the ladder about the base, and the clockwise torque in the ladder that is produced by the wall। ठीक है, that is what? That is the clockwise torque। they are equal because इसके अंदर रोटेशन काज हो रही है? नहीं हो रही ना, नहीं काज हो रही। so therefore clockwise torque is equal to anti-clockwise torque, so the principle of movements is fulfilled, the body is balanced। that the speed of the ceiling fan go on increasing all the time। आप पंखा चलाओ ना तो शुरू में इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी ना। अभी 0 पे बढ़ते 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 एक पॉइंट आता है कि बस उससे आगे फिर वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता रहता है। ऐसा ही है, ये पूछ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और फिर फोर्स दोनों बराबर आ जाती है। इसके घूमने, इसको घुमाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है ना, मोटर एक खास हद तक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो एक वक्त आता है कि जो इसके जॉइंट्स के अंदर जो फ्रिक्शन है वो और जो मोटर की का इसके ऊपर टॉर्क है वो दोनों क्या जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो ये फैन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, रोटेशनल वेलोसिटी से रोटेट करता रहता है। Does the speed of the ceiling fan go on increasing all the time? जवाब है नो, ऐसा नहीं है। The speed of the ceiling fan does not go on increasing all the time. It becomes constant after some time। ठीक है, कुछ वक्त के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। And at that point, the sum of clockwise torques acting on the fan is equal to sum of anti-clockwise torques acting on the fan। Does the fan satisfy second condition for equilibrium when rotating with uniform speed? Yes। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो उस वक्त इसके ऊपर जो क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश करेगी ना, तो वो बैलेंस हो जाता है। क्लियर हुआ जनाब? न्यूमेरिकल, यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं? नहीं?